गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमी से ही है और आज का में देखेंगे हम तो वो है व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर। तो आइए देखते हैं। पहला जो लिखा है, व्यापार संतुलन में आयात निर्यात की जाने वाली दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। तो दृश्य मद क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ जो आपको दिख रहा होगा दृश्य मद, दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। तो दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। इसमें जो है, जो बंदरगाहों के माध्यम से जो लेन देन किए गए हैं उसको हम दृश्य मदों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। क्योंकि हम देखते ये हैं कि सब भारत का या फिर देश का सबसे ज़्यादा व्यापार किसके माध्यम से हो रहा, जलयान से हो रहा कि वायुयान से हो रहा कि सड़क मार्ग से हो रहा। तो देखते हैं कि जो जल मार्ग है उसके माध्यम से लगभग 80 से 90% हमारा व्यापार चलता है। तो जो बंदरगाहों पे जो लेखा जोखा होता है जो वस्तुओं के आयात निर्यात का, उसको जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, वो दृश्य मद कहलाता है। यहीं लिखा है भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। तो दृश्य मद तो आपने ऊपर समझ लिया। अब अदृश्य मदों के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे बैंकिंग है, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, ब्याज, लाभांश, सैनिक, विदेशी अनुदान, जुर्माने, मुआवजे, ये सब क्या है? ये सब जो है अदृश्य मदें हैं। ठीक है, सेवा, ये सब अदृश्य मदों के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें जो है दृश्य मदों के साथ साथ जो है अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। ये तो है ही है, और उसके साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है। आपको पता है कि भुगतान संतुलन जो है एक व्यापक अवधारणा है, बड़ा है ये, जबकि व्यापार संतुलन छोटा है। होता क्या है, भुगतान संतुलन है क्या, थोड़ी समझ लीजिए। भुगतान संतुलन जो है एक देश का अन्य सभी देशों के साथ एक वर्ष में किए गए आयात निर्यात के लेखा जोखा इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक देश का, मान लीजिए भारत है, भारत ने एक वर्ष में मान लीजिए दस देशों के साथ उसने व्यापार किया है। तो वो 10 देशों का व्यापार का लेखा जोखा इसमें रहता है, किसमें? भुगतान संतुलन में। जबकि व्यापार संतुलन में क्या होता है कि व्यापार संतुलन है एक देश का किसी अन्य एक देश के साथ। जैसे भारत का चीन के साथ अगर 100 का आयात 100 का निर्यात हुआ तो ये व्यापार संतुलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ लिखा है भुगतान संतुलन की धारणा जो है अधिक व्यापक है, जबकि यहाँ पर व्यापार संतुलन की। तीसरा जो है, व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। व्यापार संतुलन जो है अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए हमने चीन के साथ जो है 100 का निर्यात किया और हमने जो है 80 का आयात किया, तो इसको जो है व्यापार अधिक के कहेंगे ना, क्योंकि हमने 80 का तो खरीदा लेकिन 100 का बेचा, तो इससे हमारा व्यापार अधिक का हुआ है। जबकि हमने अगर मान लीजिए 100 का चीन हमको बेचता है, हम 80 रुपये को उसको बेचते हैं, मतलब उससे वस्तुएं हम 100 रुपये तक के खरीदते हैं, हम अपनी जो वस्तुएं हैं वो 80 रुपये तक के ही व्यापार करते हैं उससे, तो उसका व्यापार हमारे यहाँ ज़्यादा हो गया, तो हमारा तो घाटा हो रहा, तो घाटे का व्यापार होगा। अगर हम 100 का आयात और 100 का निर्यात करते हैं तो इसी को बोलते हैं व्यापार संतुलन। तो ये व्यापार जो संतुलन जो है वो असंतुलित भी हो सकता है, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। जबकि यहाँ पास देखेंगे तीसरा नंबर लिखा है, भुगतान संतुलन सदा ही संतुलित रहता है। भुगतान संतुलन जो है वो सदा ही संतुलित रहता है। होता क्या है, क्यों संतुलित रहता है, थोड़ी समझ लीजिए। होता क्या है कि ये जो है लेखांकन की दृष्टि से देखा जाए इसे, तो हम दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं डेबिट, जिसको बहिर्प्रवाह कहते हैं, प्रवाह कहते हैं, और एक होता है क्रेडिट, जिसको अंतर प्रवाह कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, अगर कोई वस्तु है जिसको हम बेच रहे हैं, विदेशों में बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं तो उसके एवज में हमको क्या है, हमको डॉलर प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो है, जो भुगतान संतुलन है वो जो है उसका लेन देन जो होता है वो डॉलर में ही होता है। और भुगतान संतुलन किस में किया जाता है, किस खाते में किया जाता है? तो ये एक मॉडल बताया गया IIP 6 मॉडल, उसी पे जो है हर देश उसी मॉडल पे उसको उसी खाते में लिखता है। जो IIP 6 मॉडल बताया गया उसी मॉडल पे। तो ये जो है, अगर हम कोई वस्तु है उसको हम बेच रहे हैं, बेचे अगर, तो वहाँ से हमको मिल गया क्या? डॉलर। तो डॉलर को हम जो हमको मिलेगा उसको हम अपने खाते में लिखेंगे क्रेडिट तरफ, क्रेडिट लिखेंगे।
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हमको, मान लीजिए चीन है, सॉरी कोई देश है, चीन है, चीन हमको वस्तु बेचता है, तो हम उसको डॉलर में भुगतान करते हैं, तो हम अपने यहाँ क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो होता क्या है कि एक देश का क्रेडिट दूसरे देश का डेबिट होता है, और एक देश का डेबिट दूसरे देश का क्रेडिट होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर मान लीजिए हम, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर हमने मान लीजिए किसी दूसरे देश को बेच दिया, किसी दूसरे देश को बेचा, उसके एवज में हमको उसने डॉलर दिया, तो डॉलर दिया तो हम अपने यहाँ किस में लिखेंगे, क्रेडिट में, और वो अपने यहाँ किस खाते में लिखेगा, डेबिट में। ठीक है, तो अगर हम मिलाते हैं तो दोनों को खाते को मिलाएंगे तो हमेशा संतुलित होता है। तो ये क्या होता है, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित कैसे होता है, दोहरा लेखांकन पद्धति के कारण संतुलित हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ तो क्रेडिट लिखा, उसने अपने यहाँ डेबिट लिखा, दोनों खाते को मिला लीजिए तो दोनों खाते बराबर होंगे। भाई सीधी बात है, जितना हमने क्रेडिट अपने पास लिखा है उतना अपने पास उसने डेबिट में लिख रखा है, तो दोनों को मिला लीजिए आप। तो दोनों को जब मिलाएंगे आप तो दोनों का बराबर होगा। तो इसीलिए भुगतान संतुलन हमेशा बराबर होता है, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है, जबकि व्यापार संतुलन संतुलित नहीं रहता, असंतुलित भी हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। और आपको बता ही दिया हूँ कि ये जो है, जो भुगतान संतुलन है वो हमेशा जो होता है वो डॉलर में ही होता है व्यापार इसका। और ये जो है IIP 6 मॉडल है, उसके उस पर ये आधारित होता है। जो खाते बनाए तैयार किए जाते हैं उसी पे सभी देश करते हैं। और हाँ, जो भुगतान संतुलन है ये तैयार कौन करता है, तो जो हर देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, RBI है, तो ये जो है तैयार करता है। तो आशा है कि समझ में आ गया हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।